हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वैसे प्रश्न जो कि यूपी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं। उन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए उनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और सीखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें आपको कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है क्षेत्रमिति की। ये प्रश्न आपको बार बार पूछा गया है, कभी क्षेत्रफल से रिलेट करके पूछा गया है, कभी उसके आयतन से रिलेट करके पूछा गया है, लेकिन ये बार बार आपसे पूछा गया है। और ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कोई आयताकार भूखंड है, लंबाई और चौड़ाई इसकी ये है, ठीक है ना। ये आयताकार भूखंड है और यहाँ बात कर रहा है कि इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो मान लिया जाए कि पहले लंबाई एल थी और चौड़ाई बी थी, इसमें 50% की वृद्धि करने की बात है। तो 50% की वृद्धि होगा तो क्या होगा, पहले ये अपने आप में 100% रहा होगा, इसकी लंबाई 50% की वृद्धि कर दी जा रही है, अर्थात लंबाई हो क्या जा रहा है 150%। जो नया आयत वाला आयताकार आपका क्षेत्र है, इसकी जो आपको लंबाई हो जाएगी एल इंटू 150%। उसी तरह से इसकी चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, 20% की, तो चौड़ाई भी अपने आप में 100% होगा। और 20% की वृद्धि करने का अर्थ क्या है कि 120% हो जाएगा। तो ये आपका जो नई लंबाई और चौड़ाई इसकी हो जाएगी, ये आपको बी इंटू 120 और एल इंटू 150 हो जाएगी। क्या कोई तकलीफ है? यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने गुना का जो है बढ़ जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले इसका क्षेत्रफल एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई रहा होगा, ठीक है ना, होगा। और अब इसका जो क्षेत्रफल होने वाला है एल इंटू 150% और इंटू बी इंटू 120%। कोई तकलीफ है? यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो यहां पर जो नए है, नए का क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू 150% हो जाएगा इंटू बी 120%। क्या कोई तकलीफ है? लेकिन पुराना वाला क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो पुराना वाला क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पर यही निकालना है कि जो क्षेत्रफल है कितना गुना बढ़ जाएगा। तो जो आपको पुराना वाला है उससे इसमें भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना ये आ रहा है। जितना आएगा उतना गुना आपको बढ़ा हुआ पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे भाग दे सकते हैं, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कर लीजिएगा तो यहाँ क्या है, 150 से 120 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाने वाला है 150% का अर्थ है बटा में 100 और यहाँ पर 120 है, 120% का अर्थ है बटा में 100। और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 50 × 150, 50 दूना के 100, 2 6 के 12 था 60, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इसे कैंसिल कीजिएगा, 3 दूना के 6 और 2 5 यहाँ पर 10 हो जाने वाला है। अर्थात तो टोटल आपको मिला क्या, आपको यहाँ पर मिलने वाला है 9/5। यहाँ पर तो कोई दशमलव में है नहीं, दशमलव बदलिएगा तो 1.8 आएगा, लेकिन दशमलव में नहीं है। तो इसी तरह से आप भाग दीजिए, इसके पूर्णांक में एक बार में जाएगा, बचेगा क्या 4, अर्थात 4/5। तो 1 पूर्णांक 4/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। इसको अब कैसे घुमा करके आगे प्रश्न पूछेगा उसको देखते हैं, क्योंकि ये रेगुलर आपको प्रश्न पूछे हुए हैं और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे हुए हैं और बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको आसानी से बनाने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, वहां पर आपका क्षेत्रफल था, यहाँ पर आयतन के बारे में आपसे बात करें कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई इस तरह का आपका कमरा होने वाला है और इसके लंबाई के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है 10% घटाई गई, तो लंबाई अपने आप में रही कितनी होगी, 100% रही होगी। लंबाई यदि एल है, 10% घटा दी गई तो कितना हो जाएगा, 90%, क्योंकि रहा होगा 100%, 10% घटेगा तो हो जाएगा 90%। जो नई वाली लंबाई हो गई आपको यहाँ पर 90%। उस तरह से चौड़ाई के बारे में बात करें कि 20% घटाई गई। यदि चौड़ाई इसकी बी होगी, 20% घटा दी गई, अर्थात कितनी हो गई, 80% हो गई। क्या तो कोई तकलीफ है, 80 इंटू बी कह सकते हैं, चाहे फिर बी इंटू 80 आप कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जबकि उसकी ऊंचाई को 5% क्या कर दिया गया, बढ़ा गया। तो पहली इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, एच रही होगी और 5% बढ़ा दिया गया, अर्थात पहले क्या है 100%, ये
ऊंचाई यदि h है तो अपने आप में 100% है, 5% बढ़ा दिया गया, हो गया 105%, अर्थात जो नई ऊंचाई होने वाली है आपको 105% होने वाली है। क्या कोई तकलीफ है? ये आपको नई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको प्राप्त होगी। यदि पुरानी के बारे में बात करें तो पुरानी एल बी एच सिर्फ है, पहले एल था, बी था और एच था, बढ़ने और घटने के बाद ये आपका है। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि परिवर्तन के बारे में कितना परिवर्तन होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जिसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में वो किया है। तो यहाँ पर लंबाई के बारे में बात करें, जो नई वाली लंबाई है कितना है आपको एल इंटू 90% आपकी हो गई। चौड़ाई के बारे में बात करें तो b इंटू 80% हो गई। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई के बारे में बात करें तो 105% की यहाँ पर h इंटू 105% की यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही थी इसलिए घटा। यहाँ पर बात किया जाए कि ये पहले वाले के कितना गुना बढ़ा, पहले वाले कितना गुना बढ़ा, तो पहले वाला कितना था एल बी एच था, तो उसके आयतन के बारे में बात करें तो क्या होगा एल गुना बी गुना एच। ये क्या है जो नया वाला है ना उसके आयतन के बारे में है, ये है पुराने वाला आयतन कहते हैं। नए वाले में यदि पुराने वाले से हम लोग भाग देते हैं तो कितना परिवर्तन होगा, कितना गुना परिवर्तन हुआ आयतन में, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको परिवर्तन जो आपको पता होने वाला है, ये आपको परिवर्तन पता हो जाएगा कितना गुना परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में। ठीक है ना, तो ये आपको परिवर्तन पता हो जाएगा। एल से एल कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एच से एच आपका कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो आपको परसेंटेज में बैठा है इसी को आपको कैलकुलेट करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो मिलने वाला है गुना मिलने वाला है, इसको आप यदि प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100% से आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 90% कहने का अर्थ क्या है कि 90/100। ठीक है, यहाँ पर 80% कहने का अर्थ क्या होगा कि 80/100, और यहाँ 105% कहने का अर्थ क्या होगा कि 105/100। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, अर्थात ये 9 और बटा के 10 हो जाएगा, गुना 8 बटा के आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 105 और बटा के आपका 100 हो जाएगा। लेकिन इसे आपको प्रतिशत में बदलना है तो गुना में प्राप्त हुआ ना, प्रतिशत में बदलिएगा तो क्या आपको करना पड़ेगा 100% से आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए ये 2 शून्य से आपको 2 शून्य कैंसिल हो गए, यहाँ पर आपको 2 शून्य कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा क्या? अब आपके यहाँ पर बचने वाला क्या है आपको 9 इंटू 8 इंटू 1 5 और बटा के आपका यहाँ पर 100 बचने वाला। ठीक है, अब 100 हो गया तो ये क्या है, इसमें यदि आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आने वाला है आपका 75.6। ठीक है, ये आपको 75.6। बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर बात आपको ये समझना है कि पहले आयतन, ध्यान दीजिए पहले उसका आयतन क्या रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। अब ये परिवर्तन कितना हो गया 75.6 का, यहाँ पर 75.6 का पहले रहा होगा कितना 100%, हो गया कितना 75.6%, अर्थात परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन इसमें कितना हुआ तो इसको घटा दीजिए। पहले रहा होगा 100%, हो गया कितना 75.6%, तो परिवर्तन कितना घटा दीजिए, परिवर्तन आपको पता हो जाएगा। परिवर्तन यहाँ पर जाएगा 10 में से 6 जाने वाला है, आपका 4 हो जाने वाला है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपको 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा आपको 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 7 जाने वाला है 2 आ जाने वाला, अर्थात 24.4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आप मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। इसको तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, जो उस कमरे की लंबाई है ना 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, कहने का अर्थ क्या है कि ये दोनों आपको एक ही लंबाई के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है वो आपको चौड़ाई है, तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर कहने का अर्थ है कि 1500 सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए नहीं तो मीटर में बदल लीजिए। तो 15 मीटर अर्थात 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर उसमें जोड़ना होगा, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर। यदि यहीं पर चौड़ाई के बारे में बात करें तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर के बारे में बात करा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर अर्थात 902 हो जाएगा ना, ये इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी ये आपको 902 सेंटीमीटर में हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर में बदल गया। यहाँ पर आगे प्रश्न में कह रहा है कि चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या कितनी होगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। संख्या उनकी होनी चाहिए क्या, न्यूनतम, अर्थात उस जो टाइल्स का होना चाहिए मैक्सिमम साइज होना चाहिए और कुछ भी उसे काटा न जा सके। जो टाइल्स की होनी चाहिए वो मैक्सिमम साइज होगा, तभी न्यूनतम संख्या
आपको प्राप्त होने वाली है, मैक्सिमम साइज होगा तभी आपको न्यूनतम संख्या प्राप्त होने वाली है। जबकि यहाँ पर उसका साइज के बारे में आपसे उत्तर दिया ही नहीं हुआ है कि साइज क्या है। यदि साइज पता होता तो आसानी से आप भाग देकर के उनकी संख्या निकाल सकते थे, लेकिन साइज ही तो यहाँ पर नहीं पता है। साइज आप कैसे पता करेंगे? तो साइज आपको वैसे निकालना है, क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। क्यों एचसीएफ लेना पड़ेगा इसके बारे में समझिए, ठीक है। क्यों एचसीएफ लेना पड़ेगा? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या का पूरा काट दिए, इसको भी पूरा का पूरा काटेगी और इसको भी पूरा का पूरा काटेगी। जब वो पूरा का पूरा काटेगी तो जो वो साइज आपको प्राप्त होने वाला है वो सबसे बड़े से बड़े आपको साइज प्राप्त होने वाला है। जो आपको प्राप्त हो जाएगा एचसीएफ, वही क्या होगा, उसी साइज की आपको भुजा वाला वर्ग होगा जो कि आपको न्यूनतम संख्या लगने वाला है। यहाँ पर टाइल्सों की न्यूनतम संख्या, मैक्सिमम लगने के बारे में बात करता तो वो काम हम लोग नहीं करते, एचसीएफ हम लोग नहीं निकालते, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका न्यूनतम आपको संख्या लगे, तो न्यूनतम संख्या लगने का अर्थ क्या है कि मैक्सिमम साइज हो। मैक्सिमम साइज कब प्राप्त होगी? जब उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर अधिकतम संख्या के बारे में बात करता तब हम लोग एलसीएम निकालते। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है कि न्यूनतम आपको निकालना है। तो न्यूनतम निकालने का अर्थ क्या है कि साइज अधिक से अधिक बड़ा होगा। जब अधिक से अधिक बड़ा होगा तो उतने ही उसमें आपको कम प्राप्त होने वाले हैं। अब एचसीएफ निकालने के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखिए कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। भाग विधि से आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, और नहीं तो इनका अंतर कीजिए। इनका क्या कीजिएगा, आप अंतर कीजिएगा तो क्या आने वाला है, 7 में से 2 घटाइएगा आपका 5 आने वाला है, 1 में से 0 घटाइएगा 1 आने वाला है, और 15 में से 9 घटाइएगा आपको 6 आने वाला है। ये आप काट सकते हैं, इसे आप काट लीजिए, ठीक है ना। ये आपको कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भी आप काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 से भी आपको कट जाएगा, और अंत में जो आपको आने वाला है 41 आएगा। क्या आने वाला है आपको? 41 आएगा। यहाँ से आप 3 से भी कटा सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ 5 से कटाइएगा तो आपको आएगा 41, जो कि आपको नहीं कटेगा आप किसी से, 41। तो जो आपका 41 होगा ना, 41 वही आप इसका आपका एचसीएफ प्राप्त होगा। ये क्या है आपका 41 वही एचसीएफ है। जो 41 इसको भी पूरा का पूरा काटेगा और इसको भी पूरा का पूरा काटेगा, और जो ये आपको 41 है ना, यही इसका वर्ग जो है ना, जो आपको वर्गाकार के टाइल्स के बारे में बात करें, उसी के एक भुजा का काम करेगा। भुजा का काम आपका करने वाला है 41। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अभी आप इसको निकाल सकते हैं। इसे आप ध्यान दीजिए, इसे आप निकाल सकते हैं इस तरह से। इसे आप भाग दीजिएगा तो 3 दूना के आपका 6 होने वाला है। उसके बाद आपका 1 से नहीं जाएगा, 0 रखिए, 3 5 आपका 15 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20 और 41, अर्थात 41 आपका इसका आने वाला है। अब 41 को नहीं काट सकते हैं तो क्या है, 41 आपका एचसीएफ है, जो कि इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। इतनी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो अब आपको इसकी भुजा प्राप्त होगी कि एक भुजा उसकी 41 होगी। तो आगे आपको यहाँ पर बात करना है कि निकालना है। कैसे निकालिएगा? आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें इसके क्षेत्र में लगने वाले कुल टाइलों की संख्या निकाल सकते हैं। पूरे का क्षेत्रफल बटा के जो कि आपको एक टाइल्स का क्षेत्रफल है उससे भाग दे दीजिए। पूरे का क्षेत्रफल कितना है आपको? 1517 है, और यहाँ पर 902 है, ठीक है ना। इसी साइज का आपको पूरा क्षेत्र है ना, उसका जो बेस है उसका। और इस एक टाइल्स का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो उसकी भुजा क्या है आपको 41 प्राप्त हो गई है। 41 गुना 41 आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आपका गुना होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसे आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 37 बार में जाने वाला है, और ये आपका 22 बार में जाने वाला है, और इसे आप गुना करा लीजिएगा। जो इसका सही आंसर होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न देखें तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछा था, इसलिए हमने क्या निकाला, यहाँ पर एचसीएफ निकाला। अधिकतम संख्या पूछता तो यहीं पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न है और इसे आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। इसमें से क्या है जिससे हम लोग यदि दिया है तो भी हम त्रिभुज का रचना नहीं कर सकते? और इसमें जो होगा, इसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि जो कि आपको नहीं होने वाला है, ठीक है ना, जिसको हम लोग लेंगे तो त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। यहाँ पर बात की जाए कि 2 भुजा और एक उनके मध्य कोण दिया हो तो आप आसानी से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। 2 भुजाओं की लंबाई के बारे में आपको दिया हुआ है और उनके बीच के कोण के बारे में दिया हुआ, तो इसको मिला देंगे, आपका यहाँ पर त्रिभुज की रचना हो गई। यहाँ पर कह रहा है कि केवल 3 भुजाएं आपको दी हुई हैं, तो 3 भुजाओं की भी लंबाई आपको दी हुई कि 7 5 12 है, तो भी आप उन्हें
बना सकते हैं, उसका त्रिभुज की रचना आप कर सकते हैं। यहाँ पर है कि दो कोण और एक भुजा आपके पास हो, यदि किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपको दे दिया गया है तो भी आप आसानी से किसी भी त्रिभुज का रचना कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोण हो जाएगा, यहाँ पे एक कोण बनाइएगा, इसे मिलाइएगा तो त्रिभुज की रचना आपको हो जाने वाली है। आगे कह रहा है कि केवल 3 कोण, यदि केवल 3 कोण आपको दे दिए गए और यहाँ से आपको त्रिभुज की रचना करनी है, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे इसको समझिए। यहाँ पर भुजाओं की लंबाई के बारे में तो दिया ही नहीं कि भुजा की लंबाई क्या होगी। जब भुजा की लंबाई क्या होगी ये पता ही नहीं तो त्रिभुज छोटा से छोटा हो सकता है, उसी कोण का, सेम कोण का छोटा से छोटा हो सकता है, और दुनिया का सबसे विशाल से विशाल त्रिभुज हो सकता है। इसी कोण का दुनिया का सबसे विशाल से विशाल त्रिभुज भी हो सकता है, सेम उसी कोण का। इसलिए हम लोग इसे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे हम लोग इसे खींचे। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका जो आपका नहीं हम लोग कर सकते, ये ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी से हम लोग त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही है जो कि यही आपको होने वाला है। तो ऑप्शन सही के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें इसके अनुसार सही ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। ये सभी गलत हो जाएंगे। इनसे हम लोग त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं, लेकिन केवल एक है कि सिर्फ आपको 3 कोण दिए हों तो आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका मैथ में सवाल पूछा गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस को आपको फॉरेनहाइट में बदलिए कि क्या है तापमान। यदि आप जानते हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है और फॉरेनहाइट में 98.6 होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला याद रख लीजिए कि यदि आप डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलना चाहते हैं, डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 और प्लस आपका यहाँ पर 32 डिग्री, इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर फॉरेनहाइट में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पर 37 पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 32 जोड़िए और आपको फॉरेनहाइट में आ जाने वाला है। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, उतना ही आएगा, और इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से आपको याद है तो वही आपका आंसर होने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि वो 6 पेन बेचता है ना, 6 पेन बेचता है तो 2 का लाभ होता है। सीधा सीधा यहाँ पर ये बात समझिए, 8 पेन का क्रय मूल्य के बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य। 6 पेन बेचता है तो 8 पेन के बराबर उसे इनकम होता है। बात समझिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है यदि हम लोग 6 के बारे में बात करें कि 6 पेन यदि वो बेचता है 6 पेन क्या करता है, बेचता है, तो उसे कितना का प्रॉफिट होता है, 2 पेन का प्रॉफिट होता है। बस सीधा सीधा बातें समझिए यहाँ पर कि 6 पेन बेचता है तो 2 पेन का क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर बात करना है कि 8 पेन को क्या करना है, बेचना है। क्या करना है, आपको 8 पेन को बेचना है। तो यदि हम यहीं पे 1 पेन के बारे में बात करें कि 1 पेन यदि आप वो बेचे तो कितना का प्रॉफिट होगा, तो 2 पेन और बटा के यहाँ पर 6 पेन अर्थात 2/6 का आपको प्रॉफिट होने वाला है। उसी तरह से यदि 8 पेन बेचे, क्या करें, 8 पेन बेचे तो कितना का प्रॉफिट होने वाला है, तो कहने का अर्थ क्या है कि 2/6 गुना 8 का यहाँ पर उसे प्रॉफिट होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2/6 अर्थात 8/3 का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। ये क्या है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। ये क्या है, आपका लाभ होने वाला है, इतना का लाभ होने वाला है, लाभ होने वाला है। आपको निकालना भी वही है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसके बारे में आप निकालिए। तो आप जानते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए जो पूछा जाए उसे ऊपर रखेंगे। पूछा जा रहा है लाभ के बारे में, लाभ कितना है, 8/3 है, तो उसे ऊपर रखेंगे। तुलना करना है आपको क्रय मूल्य पर, हमेशा लाभ और हानि में तुलना किया जाता है क्रय मूल्य पर। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, 8 पेन पर लाभ कितना हो रहा है, 8/3 लाभ हो रहा है। 8 पेन पर लाभ कितना हो रहा है, 8/3, कितने पर, 8 पर। तो क्रय मूल्य क्या हुआ, यहाँ इसके लिए 8 हुआ क्रय मूल्य, नहीं कि आप 6 कीजिएगा। यहाँ पर 8 को बेचना है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, 8 को ही तो बेचना है। यहाँ 6 से हम निकाले कि 6 पर 2 का लाभ हो रहा है, लाभ डायरेक्ट निकाल लिए हैं। तो 1 पर कितना का लाभ, तो 2/6 का, इसलिए 8 पर कितने का लाभ, 8/3 का। तो यहाँ पर कितना क्रय मूल्य क्या हुआ, इसका 8 पेन, क्योंकि हम लोग क्या करना है, क्रय मूल्य 8 पेन का, तो हमेशा इसका लाभ और हानि डिपेंड करता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य को रखना है नीचे और बटा में 8, प्रतिशत निकालना है 100% से हमेशा गुणा। जो पूछा जाए उसे ऊपर, जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे। तुलना हमेशा होता है क्या, लाभ और हानि में, क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा। इसी को कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, ये 100 और बटा के यहाँ पर हो जाएगा 3 प्रतिशत। कहने का अर्थ क्या है, ये 33.1/3% का
उसे लाभ होने वाला है, प्रतिशत लाभ, और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको निकालना हो प्रतिशत, किसी भी चीज़ का प्रतिशत आपको निकालना हो, किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो कि कितना प्रतिशत होगा, तो जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखना है, जिससे तुलना किया जाए उसे आपको हमेशा नीचे रखना है। प्रतिशत निकालना है 100% से गुणा करा देना है। यहाँ पर तुलना आपको हमेशा लाभ और हानि में क्रयमूल्य पर होता है, इसलिए क्रयमूल्य को नीचे रखा गया है। क्या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इसके बीच नहीं आती, इसके बारे में बताइए। 3/5 डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं, 6 5 30 0.6 आने वाला है, इससे भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20, ठीक है ना, 8 5 40, अर्थात 0.8 आने वाला है। ठीक है, अब इसके बीच में कौन नहीं है इसके बारे में आपको पता करना है। इसे कीजिएगा तो ये 0.7 आएगा, इसके बीच में आएगा, हाँ आएगा, तो ये आपका नहीं होगा। जो नहीं हो उसके बारे में बात करना है। इसमें यदि आप भाग देते हैं, तो ध्यान दीजिए 3 6 18, 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, 3 6 18, तो ये भी क्या होने वाला है, अधिक आने वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर भाग दीजिएगा तो ये भी 3 6 18 20 है, तो 6 पॉइंट आपका यहाँ पर वो भी अधिक आने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे भाग दीजिएगा तो दशमलव में 3 6 18, पुनः आप भाग दीजिएगा 3 6 18, इसलिए ये नहीं हो रहे। आप डायरेक्ट ऐसे को भाग दे सकते हैं, ऐसे को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसानी से भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें भाग दीजिएगा तो 3 5 6 15, 5 बार में जाएगा, उसके बाद तितरी के 9 जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर दशमलव, तो पहले ही दशमलव में ही आपको भाग ही दे रहे हैं, तो 5.3 आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दशमलव में ही तो हम लोग भाग दे रहे हैं ना, तो आपको पॉइंट में ही आएगा। तो 5 3 क्या है, 5 3 इससे बाहर है कि इसके अंदर है, जो इसके बीच हो 0.6 से अधिक हो, 0.8 से कम है, अर्थात 6 से अधिक और 8 से कम कौन सा है इसमें, इससे अब 0.53 क्या है, इससे पहले ही ना आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा, तो यही होगा जो ऑप्शन जो कि इसके बीच में नहीं आएगा। बाकी के बाकी सभी इसी के बीच में आने वाले हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो 3 6 18, ये भी आपको 0.6 समथिंग आपको आने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को ऐसे आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर, तो पेन को x मानिए, पेंसिल को y मानिए और रबर को z मान लीजिए, अर्थात 3 पेन, ठीक है ना, 2 पेंसिल और यहाँ पर कह रहा है कि 4 रबर की कीमत आपको दिया हुआ है कि 92, इनका योग कर दीजिए, 92 के बराबर है। आगे कह रहा है कि तथा 8 पेंसिल और 16 रबर, जो है 8 पेंसिल, पेंसिल क्या है y है, और प्लस 16 रबर, रबर क्या है z है, इनकी कीमत के बारे में बात कर रहा है कि ये आपको 68 है। क्या है, आपको 68 है। तब 24 पेन का मूल्य आप ज्ञात करिए कि 24 पेन, पेन क्या है, x है, अर्थात 24 x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये 8y है, 16 है और ये 68 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यदि हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाने वाला है, वही मैटर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि आप इसमें 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा ना, ये 2y हो जाएगा, और प्लस इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 के 16, 4z हो जाएगा, इसमें भी 4 से भाग दीजिएगा तो 4 का, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 के 28, अर्थात आपका हो गया यहाँ पर 17, 2y प्लस 4z बराबर 17। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका वैल्यू 17, तो ये 2y प्लस 4z 17, इसी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या होने वाला है, ये आपका 3x प्लस इसका वैल्यू कितना है, इस टोटल का वैल्यू कितना आ रहा है 17, 17 सिर्फ आपको यहाँ पुट कर दीजिए, और बराबर कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। और तो 3x बराबर ये 17 क्या होगा, उधर से जाकर के घट जाएगा, इधर से क्या जाकर के आपको घट जाने वाला है ना, इधर से जाकर के इसमें घट जाएगा, तो ये 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 आएगा, और 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा, अर्थात 3x बराबर आपको 75 आपको ज्ञात करना है 24x के बारे में। तो यहाँ से आप x के बारे में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 8 गुना भी कर सकते हैं, 24 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3x में क्या कीजिए 8 से गुणा कर दीजिए, 38 के 24 आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इधर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, तब 75 में 8 से गुणा कर दीजिए। इसलिए 24x कहने का अर्थ क्या है कि 24 पेन की आपकी कीमत आपसे पूछ रहा है, तो 24 पेन की कीमत आपको निकल जाएगी। तो 24x बराबर इसे गुणा कर लीजिए, 8 5
40, 8 7 56, 56 4 60, अर्थात कितना आने वाला है 600। 600 कैसा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें तो ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत कुछ कैलकुलेशन इसमें नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं लाइक किए हैं, तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट 9 का स्क्वायर बराबर 285 है। तो हमें बताइए कि 0.1122 इसका स्क्वायर का मान आपका क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आसानी से आप बता सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। ध्यान दीजिए, ये 0.11 है, 0.22 है और यहाँ पर 0.99 है। तो यदि हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसमें 0.11 का स्क्वायर आपसे कॉमन लेते हैं, इस चीज को पहले आप समझिए कि कैसे लिख सकते हैं। इस चीज को आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 0.11 इंटू 1 का आप स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं। उसी तरह से 22 के बारे में बात करें तो इसे आप चाहें तो 0.22 इंटू 22 नहीं बल्कि 11, ठीक है ना, 11 इंटू 2 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, नहीं लिख सकते हैं। 11 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपको यही 0.22 होने वाला है। और नहीं तो आप इसे आप जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 0.11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? उस तरह से इस 99 को भी आप लिख सकते हैं, इसी तरह से लिख सकते हैं कि 0.11 इंटू 9 लिख सकते हैं, अर्थात ये 0.11 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर भी तो आप लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी 0.11 कॉमन है, इसमें भी 0.11 का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी स्क्वायर कॉमन है और अंत में भी आपका स्क्वायर कॉमन है। इसे आप ले लीजिए कॉमन। इसे आप यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, अर्थात यहाँ प्लस है, ठीक है, 3 का स्क्वायर डॉट 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 इसी तरह से, ठीक है, बढ़ता जाएगा और आखिर में क्या बचेगा, 9 का स्क्वायर। पहले वाले टर्म पर आपका आ गया कि नहीं, पहले वाला टर्म आपका है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बराबर 285। तो इसके बराबर भी तो वही बात है, तो ये भी क्या होगा, 285 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 के स्क्वायर के बारे में बात करें तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 121 आएगा। 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव आने वाला है और गुना आपको कराना है किससे, इससे। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है ना, इसका वैल्यू 285 है, 285 से आपको गुना करा देना है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसके गुना कराने के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना चाहते हैं तो सीखिए। ये है 285, इसमें आपको गुना कराना है 121 से। कैसे गुना कराइएगा, 3 अंकों का गुना डायरेक्ट आप करा सकते हैं। यहाँ इससे पहले आपको गुना कराना है, ठीक है ना, यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट आपको गुना कराना है इससे और गुना कराइएगा तो 5 का 5 आपको कर देना है। पुनः आपको तिर्यक गुना कराना है तो 8 का 8 और 5 गुना के 10, 10 और 8 18, 18 के लिए बचा कितना, 1, ठीक है, 18 के लिए कितना बचा आपको, 1। अब क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना करना है। अब इससे इसमें आपको गुना करना है तो 2 का 2, 5 का 5, 5 2 7 और 8 दूना के 16, 16 और 7 23, 23 के लिए 3, 23 के लिए कितना हो जाएगा आपको 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 8 का 8, 5 दूना के 10, यहाँ 18 हुआ था ना, 1 आपको यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको 24 हो जाएगा, 4 23 1 24 हो जाएगा। अब बचा कितना, 2। अब ध्यान दीजिए, आप इस तरह से कर लिए ना, अब इसको 1 को छोड़ दीजिए, अब बाकी इसमें कीजिए तो 2 दूना के 4, 8 का 8, 8 4 12, 12 और 2 हासिल लिया, 14 के लिए 4 बचा कितना, 1। और पुनः आपको इस तरह से अवगुणा कराना होगा तो 2 का 2 और 1 आपका यहाँ पर 3, अर्थात क्या आया, 34 48 5, 34 48 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर 34 48 5 हुआ, लेकिन यहाँ 0.4 अंक के बाद है ना, ये आपका 34 48 और 5 हुआ यहाँ पर ना। और कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद आप यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, 2 और 2 4 अंक, यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिएगा, 3 पॉइंट, ठीक है ना, 3.4485, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें गुणा करके 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया है, 4 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा तो 3.4485 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? जब भी आपको 3 अंक का गुणा कराना है आप आसानी से गुणा करा सकते हैं। पहले इकाई अंक से आप गुणा कीजिए, इकाई अंक से गुणा कराइएगा तो 5 का 5 लिख दीजिए, पुनः इसका तिर्यक गुणा कराइए, इससे इसमें गुणा कराइएगा और इसमें 5 में 2 से गुणा कराइएगा, 8 का 8
5 दूना के 10, 10 8 18 के 8, बचा कितना 1। अब पुनः तिर्यक यहाँ से इससे आप गुणा कराइएगा तो 2 का 2, 5 का 5, 5 दूना के 7 और 8 में 2 से यहाँ से इससे आपको गुणा करना पड़ेगा 8 दूना के 16, ठीक है ना 16। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 16 और उससे पहले जो आपको है वो 8, वो आपको 8 नहीं 7 आपका 16 7 23 और 1 24, 24 के 1 हासिल लिया, 24 के 4 हो गया। बचा कितना आपके पास 2 बचा, 2 फिर हासिल में जोड़िएगा तो 2 दूना के 4, 8 4 12, 12 2 14 के लिए 4 और 2 का 2, 1 हासिल इसका 3। इस तरह से आप आसानी से गुणा करा सकते हैं। यदि नहीं गुणा कराना जानते हैं तो ये आपको वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है और मैं आपको हर तरह के गुणा और भाग कैसे आसानी से आप कर सकते हैं सबके बारे में कॉन्सेप्ट दूंगा, बारी बारी से आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। जब मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाने लगूंगा तब आपको ये सभी कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगा है तो भी अच्छी बात है। और मैं ऐसा करता हूं कि बढ़िया क्यों ना लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।